नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में, जहां पर हम हिंदी वर्णमाला के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और हमने पिछले वीडियो में गोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही रोचक तरीके से समझा था। अब हमने जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया था उस श्रृंखला को पूरा कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है। तो हेडिंग डाल लेते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर अगर हम इतना ही लिख दें अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये आपको पता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 8 भागों में किया गया है। यहाँ लिख देते हैं 8 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों में क्या क्या हमें मिलता है, ये हम इसी में समझेंगे। हो सकता है आज का वीडियो पहले वाले वीडियोज की अपेक्षा कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी चिंता मत करना, क्योंकि अगर वीडियो की समय की सीमा बढ़ती है तो हमें ये मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको कितना अच्छे से समझा पाऊँ, अपनी बात डिलीवर कर पाऊँ, जिसमें कि समय कोई मायने नहीं रखता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 भाग होते हैं। सबसे पहले उन 8 भागों को लिखेंगे। सबसे पहला जो भाग होता है स्पर्शी। सबसे पहला भाग आता है स्पर्शी। दूसरा भाग आता है संघर्षी। दूसरा भाग आता है संघर्षी। तीसरा भाग आता है स्पर्श संघर्षी। तीसरा भाग आता है स्पर्श संघर्षी। चौथा भाग आता है नासिक। चौथा भाग इसी पांचवा भाग इसका आएगा उक्षिप्त व्यंजन। दोस्तों लाइट चली गई थी, इसलिए हमारा रिकॉर्ड बीच में कट हो गया था। चलिए हम जहाँ पे थे वहीं से फिर से शुरू करेंगे कि हमने इस अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 भाग देखे थे व्यंजनों के, जिसमें हमने लगभग स्पर्श, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, उक्षिप्त के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, उक्षिप्त में द्विगुण और द्विपृष्ठ भी आते हैं और इन्हीं व्यंजनों को ताड़न जात भी कहते हैं। तो मैं इनको इधर लिख देता हूँ। उक्षिप्त को ही ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। ये किसी भी नाम से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 6वें नंबर पे आता है प्रकंपित। प्रकंपित 7वें नंबर पे आता है संघर्षहीन और इसी के साथ एक आएगा पार्श्विक। तो पार्श्विक, पार्श्विक और 8वां और अंतिम रहता है संघर्षहीन व्यंजन। इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने मुंह का बहुत अच्छा प्रयोग करना सीख लिया तो इन व्यंजनों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होएगी। यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि वो स्पर्श व्यंजन को भी इसी श्रेणी में जोड़ देते हैं और उनकी संख्या को 9 गिन लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत होता है। स्पर्श को कभी भी अभ्यंतर प्रयत्न के आधार के जो 8 भाग हैं इनमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है इसकी बहुत अच्छी व्याख्या संस्कृत में जब आप व्याकरण पढ़ेंगे उसमें मिलती है कि कादयो माँ वसाना इत स्पर्शा। कहने का अर्थ है कि का आदि से लेकर, मतलब का की शुरुआत जहाँ से होती है और माँ के अवसान तक, अर्थात जहाँ पर माँ समाप्त हो रहा है, उनके बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सब कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। तो हम एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे 2 से 3 मिनट का, उसमें हम आपको समझा देंगे कि स्पर्श को इसमें क्यों नहीं जोड़ा जाता है, स्पर्श के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण या व्यंजन आते हैं। तो उसका हम एक अलग वीडियो इसके तुरंत बाद अपलोड कर देंगे। तो अभी हम समझते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो इन व्यंजनों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जाननी हो जाती है कि हम ये समझें पहले कि इनकी पहचान क्या है।
स्पर्श से समझ में आ रहा है कि कोई चीज छूती हुई निकलेगी। तो जो व्यंजन हमारे मुंह के बहुत से भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श का भी तो वही रूप निकल के आ रहा, स्पर्श में भी तो छूत टच करते हुए आते होंगे, लेकिन इसमें वर्ग का पहले से लेके चौथा वर्ण जोड़ लिया जाता है, ठीक है। और किसको छोड़ देते हैं? पंचमाक्षर को इसमें छोड़ दिया जाता है, और वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण इसमें गिना जाता है। इसलिए इसमें वर्णों की कुल संख्या मिलती है 16। ये चीज भी साथ ही साथ ध्यान रखने वाली है कि इसमें वर्णों की कुल संख्या कितनी मिलती है? 16 मिलती है। स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, और इसमें पंचम अक्षर को छोड़ देते हैं, अर्थात जो पांचवा अक्षर वर्ण उस वर्ग का होएगा उसे छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, का वर्ग की बात करें तो का, खा, गा और घा को तो ले लेंगे, लेकिन अंत में ज्ञा को छोड़ देंगे। इसको हम स्पर्शी में नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब बात संघर्षी की जब होए तो संघर्षी में तीनों सा आते हैं, सा और सा, तीनों सा आएंगे और इनके साथ में आएगा हा। संघर्षी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये याद रखना कि जहां पर एक जैसी वैरायटी बहुत रहेगी वहां संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक जैसी वैरायटी तीनों की है, सा, तो ये तीनों जहां रहेंगे वो संघर्ष मतलब करते रहेंगे। तो याद रखना संघर्षी में क्या आएंगे? तीनों सा और हा। क्यों आएंगे? कि इनको बोलने में आपकी जबान को, आपके जो उच्चारण स्थान है उनको संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श संघर्षी में आते हैं चा वर्ग, और वो भी कौन कौन सा आएगा? चा, छा, जा और झा। इसमें भी पंचमाक्षर को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पंचमाक्षर जितने होते हैं ये सब नासिका से उच्चारित होते हैं। पंचम अक्षर लिख दो या पंचमाक्षर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पंचमाक्षर जितने होते हैं इनका उच्चारण नासिका से या नाक से होता है। और उन पंचमाक्षर में कौन से आएंगे? सबसे पहले का वर्ग का इंग्या और इसका या, और टा वर्ग का आड़ा, ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। ये क्रम भी याद रखिए, शायद कभी पूछ दे, एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है। कुछ टिपिकल प्रश्न बन जाता है कि पूरे वर्ग का वर्ग और उसके बाद चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग, इनके लगातार एक सीरियल से अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, संभावना कम है, लेकिन फिर भी विकल्प है तो याद रखिए। और इनको याद करने के लिए मैं आपको एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ये सब तरीके बता दूंगा कि थोड़ा सा संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत की सहायता से आप इनको किससे आसानी से याद कर सकते हैं। जिन चीज़ों को यहाँ आपको रटना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी सुपर टेट का परीक्षा देंगे तो आपका माध्यम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी बना रहे, आप विज्ञान वर्ग के हैं, कला वर्ग के हैं, आप वाणिज्य के हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। आपको 5-6 प्रश्न संस्कृत के मिलेंगे, और वो संस्कृत के बहुत गहरे प्रश्न नहीं होंगे, आधारभूत प्रश्न होंगे। तो उस दृष्टि से भी आपके लिए ये जरूरी है कि आपको बेसिक जानकारी हो। तो अभी तो हिंदी के लिए इतना ठीक है, लेकिन एक वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा इतनी बातें, जिससे ये भी आसान हो जाएगा और आपके ये सारे के सारे कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाएंगे। चलिए अब विषय पर आते हैं। उच्छिप्त वर्ण की जब बात करते हैं तो उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, याद रखना। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में ऐसा प्रतीत हो कि इसको जबान मेरी फेंक रही है आगे की तरफ, उसमें क्या होगा? वो उच्छिप्त व्यंजन होंगे। अब इसमें दो आते हैं, ढा और अड़ा। अब इनको पढ़िए। एक तो ये मैंने लिख दिया रोड, जीभ जो तुम्हारी आगे की तरफ, जीभ का जो अग्रभाग है आगे की तरफ फेंकेगा, रोड। इसी तरह एक और शब्द लिख लो अगर, अलीगढ़, जीभ जो है आगे की तरफ आपको फेंकेगी, इसलिए ढा और टा को ये उच्छिप्त माने गए हैं। अर्थात इनको बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो जबान है ये शब्द को आगे की ओर फेंक रही है।
उच्छिप्त। इसका प्रकंपित, प्रकंपित का अर्थ होता है कपकपाता हुआ, वाइब्रेट करने वाला। तो वाइब्रेट लिख लेते हैं, वाइब्रेट। स्पेलिंग भले गलत हो जाए लेकिन आप याद रखना वाइब्रेट। वाइब्रेट और प्रकंपित अर्थात जिस वर्ण को बोलने में हमारी जीभ वाइब्रेशन उत्पन्न कर रही है। आप पूरी वर्णमाला में बोल लीजिए कौन सा शब्द ऐसा है, रा। जीभ जो है आपकी पूरी इस तरह से कुछ मूव करेगी अंदर, रा। तो रा जो आएगा सिर्फ अकेला होता है जो प्रकंपित में आता है, ठीक है। रा आएगा आपका प्रकंपित में आएगा। और संघर्षहीन देख लो, या और वाह, ये दो ऐसे हैं जो संघर्षहीन के अंतर्गत आते हैं। और बच्चा आपका पार्श्विक। तो पार्श्विक का अर्थ होता है, आगे का अगर मतलब इसका इतना भाग निकालो, पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है एक भाग। तो ला, जीव एक पार्श्व की आकृति में निकलेगी, भाग एक अलग मतलब आकृति बनेगी आपकी, ला। तो पार्श्विक में आ जाएगा आपका ला। इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था व्यंजनों का, वो 8 भागों में किया। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन मिलता है। स्पर्शी के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, जिसमें पंचमाक्षर को जोड़ा नहीं जाता है। तो इस तरह से कुल वर्णों की संख्या हमें 16 प्राप्त होती है। या अगर पूछा जाए स्पर्शी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। संघर्षी की जब बात करें तो सा, तीनों सा और हा का संयोग आपको मिलेगा, संगम मिलेगा। कहाँ पर, संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत। तो ये स्पर्शी खत्म हुआ, संघर्षी खत्म हुआ। अब बात आई स्पर्श संघर्षी की। तो चा, छा, जा और झा अर्थात चा वर्ग आ गया। तो इसमें 16 वर्ण हुए, इसमें 4 हुए, 4 वर्ण या 4 व्यंजन हुए। चा, छा, जा, झा, इसमें भी 4 वर्ण हुए। और इसमें हमने छोड़ा किसको है, इंगिया को छोड़ दिया, क्योंकि ये पंचमाक्षर है, इसलिए इसकी गिनती नहीं करेंगे। तो स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण मिले। अब नासिका से जब उच्चारण करेंगे तो सारे के सारे 5वें अक्षर जितने हैं वर्गों के, 5 वर्गों के 5 अक्षर मिलेंगे। तो का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग के 5 के 5 वर्ग के अर्थात 5 मिल जाएंगे आपको पंचमाक्षर इसमें। तो इसमें 5 वर्ण मिलते हैं। इसी तरह उक्षिप्त की जब बात करते हैं, इनको द्विगुण, द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। इन तीनों चारों में से कोई भी एक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ढा और ढा मिलेंगे, ढा और डा। प्रकंपित में रा, क्योंकि जीव आपकी वाइब्रेट कर रही है। पार्श्विक में ला, क्योंकि जीव एक पार्श्व का रूप ले रही है बोलते टाइम पे। और संघर्षहीन व्यंजनों में या और वा प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो भाग 8 करे गए थे, बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों को बांटा गया था, दोनों को समझ लिया। अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, किस रूप में किया गया। उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे व्यंजनों का, तो वो सारे के सारे व्यंजन, अगर आप ऐसे रट्टा मारने की प्रयास करें कि मैं रट लूँगा, मेरी रटने की जो ताकत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। तो हम उनको संस्कृत में जो दिए गए सूत्र हैं, उन सूत्रों की सहायता से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े और आप जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए, तो संस्कृत बहुत अच्छी मदद कर देती है। तो हम इनको 2-3 विषय बिंदु हमारे हैं जो हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें से हम आपको बताएंगे एक तो स्पर्श के अंतर्गत कौन कौन से स्पर्श के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, अर्थात जो हमने वर्गीकरण किए थे, वर्गीकरण का कौन कौन सा भाग स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आता है। एक तो ये बात समझेंगे। दूसरी बात हम उसमें ये समझेंगे आखिर क्यों इनमें पंचमाक्षर को अलग किया गया। और तीसरी बात जो हम इसमें समझेंगे वो ये रहेगी कि आखिर जो उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गीकरण किया गया व्यंजनों का, वो कैसे किया गया। ये 3 बिंदु हम संस्कृत की थोड़ी सी मदद लेकर सीखेंगे। और अगर आप सुपर टाइट की परीक्षा देंगे तो ये आपके लिए भी काम आएगा, क्योंकि संस्कृत में एक प्रश्न यहाँ से आना जरूर आएगा ही, ये आपको याद रखना है। और अगर आपने यूपी टीईटी की परीक्षाएं दी होंगी, तो अगर संस्कृत का आपने विषय लिया होगा
नहीं लिया होगा, प्रश्न पत्र देखा होगा, तो उच्चारण स्थान से एक प्रश्न तो जरूर श्योर हो जाता है 100% की वो आएगा कहां से, उच्चारण स्थान से। तो इन सब की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।